आज हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि भुगतान संतुलन से हम लोग क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, उसका क्या मीनिंग होती है, और उसके भुगतान संतुलन के जो संरचना है इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग देखे थे भुगतान संतुलन के जो कंपोनेंट हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो कंपोनेंट हैं, उस कंपोनेंट को हम लोग 6 भागों में बांट सकते हैं। 6 नंबर 1 वस्तु खाता, सेवा खाता, एक पक्षीय हस्तांतरण खाता, दीर्घकालिक पूंजी खाता, अल्पकालिक पूंजी खाता और अंतर्राष्ट्रीय तरलता खाता, जिसमें से हमने लास्ट क्लास में वस्तु खाता और सेवा खाता को अच्छी तरह से देख लिया था। ठीक है, आपको यह भी पता है कि बार बार हम बोलते हैं, बता रहे हैं आपको, क्रेडिट और डेबिट यानी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये दोहरी प्रविष्टि खाता होती है, डबल एंट्री सिस्टम वाला अकाउंट होता है, ये तो पता है आपको, जिसमें एक पक्ष होता है क्रेडिट और दूसरा होता है डेबिट। इसमें हमारे पास पैसा आता है और यहां हमारे से पैसा क्या होता है, जाता है, या जिसको हम लोग बोलते हैं खर्च होता है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए हम लोग तीसरा जो हमारा, आज हम लोग 2 देख चुके थे, आज हम लोग देखेंगे एक पक्षीय हस्तांतरण खाता। एक पक्षीय हस्तांतरण खाता, जिसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म यूनिलैटरल ट्रांसफर अकाउंट। यूनिलैटरल ट्रांसफर अकाउंट। ओके, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं। इस खाते में सभी प्रकार के उपहार, ध्यान दीजिए, सभी प्रकार के उपहार, अनुदान, सहायता इत्यादि को शामिल किया जाता है। क्लियर है? यह 2 प्रकार का हो सकता है। यह 2 प्रकार का हो सकता है। एक सरकारी और दूसरा निजी। एक सरकारी और दूसरा क्या हो सकता है, निजी, प्राइवेट। जैसे मान लीजिए अमेरिका सरकार के द्वारा कोई मदद करा और अमेरिका कोई नागरिक भी हमारे देश को उपहार दे सकता है, ऐसा हो सकता है कि नहीं? क्लियर है? यस, विदेश आर्थिक सहायता और अनुदान, विदेश से प्राप्त आर्थिक सहायता और अनुदान, या विदेश सैनिक सहायता और अनुदान एक देश की प्राप्तियों में शामिल होगा, जबकि घरेलू देश द्वारा विदेशों को दी गई आर्थिक सहायता या सैनिक सहायता एवं अनुदान उसके भुगतानों में शामिल किया जाएगा। चूंकि इनके बदले किसी प्रकार का
भुगतान नहीं किया जाता है और यह सिर्फ एक पक्षीय होता है, इसलिए इसे एक पक्षीय हस्तांतरण प्राप्तियां या भुगतान कहा जाता है। क्लियर हो गया? क्लियर है ना? अब देखो, ये हो गया मेरा क्रेडिट साइड और यह मेरा डेबिट साइड। तो जो भी सहायता विदेशों से हमारे देश को प्राप्त होगा वो सभी क्या होगा? प्राप्तियां में आएगा। और हमारे देश द्वारा विदेशों को भी तो मदद दिया जाता है, उपहार दिया जाता है कि नहीं? अनुदान दिया जाता है, सहायता दिया जाता है, वो सभी क्या में चला जाएगा? भुगतान में चला जाएगा। अब देखिएगा, अगर कोई देश उपहार के रूप में कुछ हमें दे रहा है तो उसके बदले में हमको कुछ देना पड़ता है क्या? वो तो ऐसे ही निःशुल्क है, उसके लिए ना तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कुछ नहीं देना पड़ेगा, वो तो मदद के रूप में दिया जा रहा है ना। तो इसी चूंकि ये एक तरफा है, दे दिए लेने का उम्मीद मत कीजिए। हम भी अगर विदेशों को दे दिए, मदद किए, तो हम उम्मीद नहीं करें कि हमको लौटाएगा। इसीलिए इसको बोला जाता है एक पक्षीय हस्तांतरण प्राप्तियां या भुगतान कहा जाता है। और ऐसा रिकॉर्ड रखते हैं, उसी को कहते हैं एक पक्षीय हस्तांतरण खाता कहते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट हम लोग आते हैं दीर्घकालिक पूंजीगत खाता। दीर्घकालिक पूंजी खाता या लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट। लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट, अब ये क्या होता है सो देखिए। इस खाता के अंतर्गत उन विनियोगों को शामिल किया जाता है, उन विनियोगों को शामिल किया जाता है जो एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए किया जाता है। इस खाते को 3 भागों में बांटा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस खाते के अंतर्गत उन विनियोगों निवेश को शामिल किया जाता है जो या तो 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए किया जाता है। और इस खाते को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। एक हो गया निजी प्रत्यक्ष निवेश, दूसरा हो गया निजी पोर्टफोलियो निवेश, और तीसरा है सरकारी उधार या ऋण। तो ये 3 इस खाते में शामिल रहते हैं। अब तीनों के बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे। ओके, तीनों को एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो निजी प्रत्यक्ष निवेश के बारे में देखते हैं। यदि देश के नागरिकों तथा कंपनियों द्वारा, यदि देश के नागरिकों तथा कंपनियों द्वारा विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश किया जा रहा है, तो यह डेबिट पक्ष
या देनदारियों में सम्मिलित होगा और यदि विदेशी नागरिक तथा कंपनियों के द्वारा घरेलू देश में प्रत्यक्ष निवेश किया जा रहा है तो यह क्रेडिट पक्ष या लेनदारियों में सम्मिलित किया जाएगा। अब देखिए, हमारे देश के लोग अगर विदेशों में निवेश कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा जी, डेबिट पक्ष का होगा कि नहीं। और अगर मान लीजिए विदेश के लोग भी तो हमारे निवेश करते हैं, विदेशी कंपनियां हमारे निवेश करती है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए प्राप्तियां हो जाएगी या क्रेडिट पक्ष का भाग होगा कि नहीं। तो प्रत्यक्ष निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी हम लोग देख लिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दूसरा, इसी प्रकार देश के नागरिकों तथा कंपनियों द्वारा विदेशी प्रतिभूतियों या स्टॉक या बॉन्ड या शेयर में किया गया निवेश डेबिट तथा विदेशियों द्वारा घरेलू प्रतिभूतियों स्टॉक, बॉन्ड, शेयर इत्यादि में किया गया निवेश क्रेडिट पक्ष में शामिल किया जाएगा। क्लियर है? आगे आते हैं। प्रत्यक्ष निजी निवेश में पूंजी प्रवाह घरेलू देश और विश्व के अन्य देशों में लाभ दर के अंतर पर निर्भर करती है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में पूंजी प्रवाह घरेलू देश और विश्व के अन्य देशों में लाभ दर के अंतर पर निर्भर करती है। हेलो, बोलिए।
जाएगा जाएगा, लाने जाएगा, ठीक है, जाएगा जाएगा, हो जाएगा, ठीक, वो व्यस्त होकर जा रहा है, ठीक 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 है। लाभ के दर के अंतर पर निर्भर करती है, बता रहे हैं, अभी सब बताएंगे। यदि घरेलू देश में लाभ की दर, प्रॉफिट रेट शेष विश्व से अधिक है, तो देश के अंदर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में पूंजी का अंतर प्रवाह बढ़ेगा। अब देखो, मान लीजिए ये एक देश है एक्स और ये देश है वाई, ठीक है, ये हमारा देश है और ये विदेश का देश है। यहां के लोग यहां पूंजी निवेश करेंगे, ठीक है, पूंजी निवेश करेंगे, तो ये तो निवेश करेंगे तो यही ना मैंने पैसा लगा दिए जी, लेकिन इससे वे लोग क्या करेंगे, लाभ कमाएंगे। तो मान लीजिए 100 रुपया किया और 20 रुपया लाभ कमाया, ठीक है, और हमारे लोग अगर यहां 100 किए और 10 लाभ कमा रहे हैं, ध्यान दीजिए, तो अगर वे कर रहे हैं तो यहां मेरा पूंजी का अंतर प्रवाह मेरे तरफ हो रहा है, क्रेडिट है, और हमारे देश के लोग अगर विदेश में पूंजी निवेश कर रहे हैं तो वो मेरा क्या, भुगतान है, डेबिट पक्ष है। अगर मान लीजिए हम यहां से निवेश करके अगर 10 रुपया लाभ कमाए तो मेरा पूंजी प्रवाह पॉजिटिव है कि नेगेटिव है जी, क्लियर, नेगेटिव है। वही चीज कर रहा है, लाभ की दर पर निर्भर करता है। यदि देश के अंदर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में शेष विश्व से अधिक है, शेष विश्व यानी हमारे अगर यहाँ 30 हो जाता तो हम कहेंगे कि देश के अंदर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में पूंजी अंतर प्रवाह बढ़ेगा। हालांकि पूंजी प्रवाह हुआ है लेकिन उसके लाभ की दर पर हमारा डिपेंड करता है, ये बात हम कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, प्रॉफिट पे। यहां उल्लेखनीय है कि दीर्घकालिक पूंजी खाता देश के अंदर या बाहर नए पूंजी प्रवाह सम्मिलित करता है। यहां उल्लेखनीय है कि दीर्घकालिक पूंजी खाता देश के अंदर या बाहर नए पूंजी प्रवाह को क्या करता है, सम्मिलित करता है। यदि एक देश ऋण देने वाला, यदि एक देश ऋण देने वाला और विदेशों में अत्यधिक पूंजी निवेश करने वाला देश है तो उसका दीर्घकालिक पूंजी खाते में घाटा हो सकता है, परंतु इससे सेवा खाते में
सेवा खाते में उसकी निवेश आय की प्राप्तियां बढ़ती हैं। और यदि एक देश उधार लेने वाला और अत्यधिक विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला देश है, तो इससे उसके पूंजी खाते में अतिरेक होगा। हाँ, होगा। अतिरिक्त मतलब सरप्लस, अधिक होगा, परंतु इससे निवेश आय के रूप में उस देश के भुगतान में वृद्धि होगी और सेवा खाते में उसे घाटे का सामना करना पड़ सकता है। अब देखो, ध्यान दीजिए, यहां देखिए, ये दो देश हैं, एक्स और वाई, ये हम लोग हैं और ये विदेशी देश हैं। अगर हमारे देश से, ठीक है, अगर एक देश ऋण देने वाला देश है, क्या करेगा? ये इस देश को क्या दे रहा है? ऋण दे रहा है। या यहां से विदेशी निवेश किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। क्लियर है? तो ये भुगतान को दिखला रहा है। क्या दिखला रहा है? भुगतान को दिखला रहा है। लेकिन अगर हम ऋण दे रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, तो इससे हमको ब्याज की प्राप्ति होगी कि नहीं ऋण से? और अगर निवेश कर तो लाभ की प्राप्ति होगी नहीं, होगी कि नहीं? तो हालांकि अगर दीर्घकालीन पूंजी खाता में देखा जाए तो ये क्या दिखा रहा है? डेबिट पक्ष को दिखा रहा है। लेकिन सेवा खाते में ये क्या दिखाएगा? अतिरेक, है ना, सरप्लस को बतलाएगा। उसी तरह से अगर हमारा देश विदेश से क्या करेगा? उधार प्राप्त करेगा, उधार लेने वाला देश है, और यहां से खाली विदेशी निवेश इधर की ओर जाएगा, तो क्या दिखाएगा? हमारे यहां अगर दीर्घकालीन पूंजी खाते में ये अतिरिक्त प्राप्तियां दिखाएगा, क्रेडिट पक्ष को बतलाएगा। लेकिन क्या इस उधार के बदले में हमको पैसा नहीं देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा कि नहीं? या और ये जो निवेश यहां कर रहा है, तो इससे ये लाभ लेके जाएंगे कि नहीं? तो सेवा खाते में क्या दिखाई पड़ेगा? ये घाटा का सामना करना पड़ सकता है। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को? नाउ द थर्ड वन हम लोग नेक्स्ट हम लोग आते हैं, और वो जो हमारा है वो है अल्पकालिक पूंजी खाता। अल्पकालिक पूंजी खाता, शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट। शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट, ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट। इस खाते में, इस खाते के अंतर्गत वे अल्पकालिक मदें, इस खाते के अंतर्गत वे अल्पकालिक मदें शामिल की जाती हैं वे अल्पकालिक मदें शामिल की जाती हैं जो कि 1 वर्ष
से कम अवधि के लिए इस खाते के अंतर्गत वे अल्पकालिक मदें शामिल हैं जो कि 1 वर्ष से कम अवधि के लिए होती हैं। इसके अंतर्गत बैंक जमाएं, थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे, सरकारों के अल्पकालिक बॉन्ड, बैंक जमाएं सरकारों के अल्पकालिक बॉन्ड और अन्य अल्पकालिक भुगतान तथा प्राप्तियां आती हैं। और के बाद क्या लिखा है? अल्पकालिक बॉन्ड और अन्य अल्पकालिक भुगतान तथा प्राप्तियां आती हैं। अब देख लीजिए इसको, जैसा भी दीर्घकालिक पूंजी खाता में क्या देखे थे, 1 वर्ष या उससे अधिक, इसमें बस देखना है ऐसे पूंजीगत मदे इसमें शामिल किया जाता है, अल्पकालीन होते हैं यानी 1 वर्ष से कम अवधि के लिए होते हैं, या 9 महीना के लिए, 8 महीना के लिए, 6 महीना के लिए, 10 महीना के लिए, लेकिन 12 महीना वाला नहीं होगा, 12 महीना से कम वाले के लिए होते हैं। ठीक है। कुछ देशों में अल्पकालिक पूंजी खाते को भूल चूक, है ना, भूल चूक जिसको हम लोग कहते हैं एरर्स एंड कमीशन, है ना, खाता भी कहा जाता है। कुछ देशों में इसे गैर विवरणी लेन देन खाता या अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन भी कहा जाता है, या भूल चूक, या कुछ देशों में इसे इस तरह के खाते को भूल चूक खाता भी कहा जाता है, और कुछ देशों में इसे गैर विवरणी लेन देन या अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित मदें शामिल की जाती हैं। पहला क्या है? सांख्यिकीय और विवरणीय भूल। कभी कभी होता है जोड़ घटाव या डाटा कलेक्शन करने में जो गलतियां होती हैं उसको इसमें शामिल किया जाता है। स्मगलिंग को शामिल किया जाता है, गैर कानूनी तथा गोपनीय पूंजी प्रवाह को शामिल किया जाता है, और डी है अपूर्ण अनुमान प्रक्रिया को शामिल। सांख्यिकी और विवरणीय भूल, स्मगलिंग, गैर कानूनी तथा गोपनीय पूंजी प्रवाह और अपूर्ण अनुमान प्रक्रिया को इसमें शामिल किया जाता है। लास्ट हमारा जो है वह है अंतर्राष्ट्रीय तरलता खाता, इंटरनेशनल लिक्विडिटी अकाउंट। अंतर्राष्ट्रीय तरलता खाता
जिसे हम लोग इंटरनेशनल लिक्विडिटी अकाउंट, अंतर्राष्ट्रीय तरलता खाता या इंटरनेशनल लिक्विडिटी अकाउंट भी कहते हैं। अब देखिएगा, इसको ध्यान देना है। यह खाता भुगतान संतुलन के घाटे या अतिरेक के समायोजन से संबंधित है। यह खाता भुगतान संतुलन के घाटे या अतिरेक के समायोजन से संबंधित है, जो सीधे तौर पर विदेशी रिजर्वों में परिवर्तन, जो सीधे तौर पर विदेशी रिजर्वों में परिवर्तन को दर्शाता है। इसलिए इसे आधिकारिक व्यवस्थापन खाता यानी ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट भी कहते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय तरलता खाता को क्या बोलेंगे? इसे आधिकारिक व्यवस्थापन खाता या ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट कहते हैं। यानी थोड़ा देर के लिए समझो, जितने भी अभी तक का खाता देखे, मान लीजिए मेरा क्रेडिट 1000 का हुआ और डेबिट मेरा 2000 का हो रहा है, तो मेरा घाटा दिखा रहा है कि नहीं? तो सीधा का सीधा हम 1000 यहां क्या करेंगे? विदेशी रिजर्वों को इसमें क्या करेंगे कि हमको विदेशों से इतना प्राप्त कर लेंगे, तो इक्वल हो जाएगा कि नहीं? और अगर मेरा इस तरह का है, अगर मान लीजिए मेरा यहां 2000 है और हमारा भुगतान केवल 1000 है, तो यहां ये अतिरिक्त को दिखा रहा है कि नहीं? सरप्लस को दिखा रहा है। तो ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे? 1000 हम इधर क्या करेंगे? हम विदेशों को मदद के रूप में या विदेशी रिजर्व के रूप में ट्रांसफर कर देंगे भुगतान करने का। ये टेबल में दिखाएंगे, खाता में दिखाएंगे, तो इक्वल दिखाई पड़ेगा कि नहीं? हाँ भाई, कि इतना 1000 रुपये के बराबर हम सेवा दूसरे देशों में जाके दे देंगे बैलेंस करने के लिए। तो बैलेंस कर जो भी क्या होता है, समायोजन करने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए, या तो घाटा को या सरप्लस को अतिरिक्त करने के लिए सीधे तौर पर विदेशी रिजर्व को ट्रांसफर करने की बात इसमें किया जाता है। यदि देश में, ध्यान दीजिए, यदि देश के ऊपर से सभी 5 खातों की प्राप्तियों का योग उसके कुल भुगतानों से कम है, देखिए कम है कि नहीं? यानी ऊपर के जितने भी 5 खाता था, तो कुल भुगतानों से उसके देश का जो भी प्राप्तियों का योग अगर कम है, तो इसका अर्थ यह है कि डेबिट भुगतान के क्रेडिट प्राप्तियों से अधिक होने के कारण उसे क्या हो रहा है? घाटा का सामना करना पड़ रहा है। ये घाटा है कि नहीं? तो घाटे का सामना करना पड़ रहा है। तो इस घाटा को पूरा करने के लिए वो क्या उपाय करेगा? हमको 1000 के बराबर प्राप्त करना है। ठीक है, तो क्या होगा देख लीजिए, कैसे प्राप्त करेंगे? तो इस घाटा को दूर करने के लिए हम कर सकते हैं, घाटे के बराबर सोने का निर्यात या बिक्री। अब देखिए, अभी हमारा घाटा था, तो 1000 के बराबर घाटा तो हम 1000 के बराबर क्या करेंगे? सोना का बिक्री कर देंगे, तो उससे मेरा प्राप्त आय हो जाएगा, तो मेरा प्राप्ति में आ जाएगा कि नहीं? या हम उसका बेच देंगे, बेचने से जो राशि प्राप्त होगी वही प्राप्ति में आ जाएगा। दूसरा उपाय करेंगे, एक ये उपाय भी कर सकते हैं, सीधे विदेशी रिजर्व में वृद्धि करने की, परिवर्तन करने की बात इसमें किया जाता है। दूसरा हम कर सकते हैं, घाटे के बराबर पहले से संचित विदेशी
मुद्रा भंडार में क्या करेंगे, निकासी करेंगे। हमारे पास संचित विदेशी मुद्रा का भंडार रहता है, उतना हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, तो हमारे 1000 के बराबर राशि बढ़ जाएगा कि नहीं। नेक्स्ट कर सकते हैं, घाटे के बराबर मित्र देशों, यानी आपका जो मित्र देश है या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अल्पकालिक या दीर्घकालिक उधार ले लेंगे। जितना मेरा घाटा हो रहा है उतने के बराबर हम क्या कर सकते हैं, अपने मित्र देशों से बोले भाई पैसा दे दो। वो अल्पकाल के लिए हो सकता है या दीर्घकाल, 1 साल से कम का तो अल्पकाल और 1 साल से अधिक होता है दीर्घकाल। या IMF वर्ल्ड बैंक से उतना रुपया हम क्या लेंगे, उधार ले लेंगे, तो हमारे पास 1000 रुपया बढ़ जाएगा, तो 1000 जोड़ 1000 2000, इधर भी 2000, तो बराबर हो गया कि नहीं, क्लियर हो गया। यानी इससे हमको क्या निष्कर्ष निकाल रहा है, इस प्रकार अगर ऊपर लिखित सभी 5 खाताओं, वस्तु खाता, सेवा खाता, एक पक्षीय हस्तांतरण खाता, दीर्घकालीन पूंजी खाता, अल्पकालीन पूंजी खाता, इन सब से मिलाकर के जब हम लोग बात करते हैं, तो अगर हमको घाटा हो रहा है, यानी क्रेडिट पक्ष, यानी मेरा जो क्रेडिट पक्ष है घाटे, माने क्रेडिट पक्ष लेस देन डेबिट हो रहा है, तो ऐसा हम ये 3 उपाय करके हम क्या करेंगे, समायोजन करते हैं और भुगतान शेष के घाटे को दूर करने का प्रयास करते हैं। चूंकि इसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तरलता को हम लोग एडजस्टमेंट करने का काम करते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तरल खाता भी कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट हो जाए, तो अच्छा है, लेकिन इसको भी तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जहां निर्यात करते थे और बिक्री करते थे, हम आयात करेंगे और क्रय कर लेंगे। जहां हम विदेशी मुद्रा भंडारों को निकासी करते तो उतना विदेशी मुद्रा भंडार क्या करेंगे, भर देंगे, रखे देंगे। जैसे मेरे पास 100 रुपये का विदेशी मुद्रा भंडार है, तो हम अगर 100 का घाटा हो रहा है तो 100 और विदेशी मुद्रा भंडार अपने संचित क्षेत्र में जमा कर देंगे। या हम क्या करेंगे, दीर्घकाल उधार लेते थे तो हम अपने मित्र देशों को उधार देंगे और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में क्या करेंगे, पैसा जमा कर देंगे या ऋण दे देंगे। उधार मतलब उधार देना, यहां हम उधार लेते हैं वहां उधार देंगे, ऋण देने का काम करेंगे। तो ये इससे क्या होगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे थे भुगतान संतुलन के 6 महत्वपूर्ण घटक हैं। उनमें से सबसे अंतिम वाला तो केवल क्या करता है, ऊपर वाले 5 वाला को एडजस्टमेंट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इस प्रकार जो हमारा जो क्वेश्चन था, हमारा जो प्रश्न हम लोग देख रहे थे कि भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं, भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, इसकी संरचनाओं के बारे में वर्णन करें। या संरचनाओं या घटक का वर्णन करें। ये लॉन्ग आंसर अब पूरा का पूरा 15 नंबर का एग्जाम में आपको आएगी। अगर रांची यूनिवर्सिटी में आप परीक्षा लिखने आएगी तो आप आसानी से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक और भुगतान संतुलन से क्वेश्चन आता है, उसको हम अगले क्लास में देखेंगे। तब तक आप इस प्रश्न का अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिए और याद कर लीजिए। ओके, चलिए, थैंक यू।